नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। मैं हूं आपके साथ शाहनवाज मिर्जा। चंडीगढ़ में हरियाणा भारतीय जनता पार्टी की अहम बैठक हुई है और इसकी अध्यक्षता खुद सीएम मनोहर लाल ने की है। बैठक में प्रदेश अध्यक्ष ओपी धनखड़ और शिक्षा मंत्री कंवरपाल गुर्जर सहित पार्टी के दूसरे नेता मौजूद रहे। बैठक में पंचायत चुनाव सहित कई अहम मुद्दों पर चर्चा की गई और बैठक के बारे में जानकारी देते हुए ओपी धनखड़ ने बताया है कि पंचायती चुनाव पर चर्चा की गई है। अभी तारीखों के ऐलान के बाद और भी चर्चा की चीजें जो हैं वो साफ होंगी और स्थिति साफ होती नजर आएगी। साथ ही उन्होंने कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष पद को लेकर कांग्रेस पर निशाना साधा। अपने अपने क्षेत्र में प्रभाव रखने वाले कई सारे राजनीतिक कार्यकर्ता, देवेंद्र चावला जी जिसमें से हैं, प्रवीण कबलाना जी हैं, कलाकारों में प्रदीप बोरा जी हैं, पूजा हुड्डा जी हैं, हमारे जो है गोहाना के पूर्व चेयरमैन हैं सुनील मेहता जी, और एक अच्छी 12 लोगों ने आज पार्टी ज्वाइन की है। इसमें कई सामाजिक कार्यकर्ता हैं और सभी अपने अपने क्षेत्र में जिनकी बड़ी पहचान है ऐसे हैं। इस समय हमारी कुछ बैठकें होने वाली हैं, पंचायती चुनाव भी होने वाले हैं और सरकार के भी 8 साल अक्टूबर के महीने में पूरे हो रहे हैं। ऐसे कई सारे विषयों पर हमारी ऐसे गपशप हुई है। इसकी निर्णायक बैठकें आने वाले हफ्ते में होंगी, तब आपको जानकारी। ये पहले से ही तय है। हम सरपंच, पंच और ब्लॉक समिति का चुनाव चिन्ह पर नहीं लड़ेंगे। केवल एक विषय के बारे में हमको निर्णय करना है, जिला परिषद सिंबल पर लड़े या नहीं लड़े। इसमें पार्टी में दोनों प्रकार के मत हैं। कुछ साथियों का मत है सिंबल पर जाना चाहिए, कुछ का मत है सिंबल पर नहीं जाना चाहिए। तो हमारी जो इलेक्शन कमेटी की मीटिंग होगी उसमें अंतिम निर्णय होगा। मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने शुक्रवार को पंचकुला में आयोजित जिला पर्यावरण योजना के क्रियान्वयन के वार्षिक सम्मेलन में मुख्य अतिथि के रूप में शिरकत की और समारोह में एनजीटी के चेयरमैन न्यायमूर्ति आदर्श कुमार गोयल विशिष्ट अतिथि के रूप में मौजूद रहे। मुख्यमंत्री ने अपने संबोधन में कहा कि कोविड-19 के दौरान जब पूरा विश्व इस पूरी महामारी से जूझ रहा था, तब भी हम बेहतर योजनाओं और इच्छा शक्ति के दम पर कार्य करने दिखाई दे रहे थे और हर एक लड़ाई को चुनौतियों की तरह लिया जा रहा था। और आज कई वन्य प्राणियों की प्रजातियां विलुप्त हो गई हैं और विलुप्त वन प्राणियों की प्रजातियों को बचाना और जल संरक्षण समय की जरूरत है। वहीं समारोह को संबोधित करते हुए एनजीटी के चेयरमैन न्यायमूर्ति आदर्श कुमार गोयल ने कहा कि हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल निश्चित रूप से बधाई के पात्र हैं और जिन्होंने पर्यावरण संरक्षण की पहल की है, उनकी ये पहल देश को एक नई दिशा देने वाली है। अगर भगवान की पानी के लिए कि जमीन में पानी को ज्यादा दोहन ना करो, उन्होंने मेरा पानी मेरी विरासत इस नाम से कहा कि धान के अंदर पानी बहुत लग जाता है, धान की बिजाई कम कर दें। एक स्कीम शुरू कर दी ताकि पानी रिचार्जिंग, वर्षा बहुत आती है, पहले वर्षा के इस पानी से रिचार्जिंग ऑटोमेटिक होती थी, लेकिन केमिकल फर्टिलाइजर्स के कारण से जमीन की वो परत जहां बिजाई होती है वो हार्ड हो गई। उसमें जो पोरस होती थी या फिर ये जो हमारा मैन्योरिंग होती थी, नेचुरल मैन्योरिंग, इसके कारण से जो जीव जंतु पैदा होते थे उसके कारण से जो जमीन पोरस हो जाती थी। हमने जो बड़ी आयु के लोग हैं उन्होंने केचुआ देखा होगा, आजकल जनरेशन को पूछा जाए केचुआ नहीं उनको पता। तो केचुआ पहले गोबर जहां कभी पड़ता था वहां केचुए निकल आते थे, वर्षा के अंदर खूब केचुए होते थे, केचुए निकलते थे, जमीन के अंदर घुस जाते थे, पोरस होती थी जमीन, पानी आता था बहुत जल्दी जमीन में चला जाता था। आज वही पानी थोड़ा सा बरस जाए तो दिनों दिन खड़ा रहता, नीचे जाता ही नहीं जमीन में। तो इसलिए पानी के पर्यावरण के पानी का जो रिचार्ज है उस सिस्टम को हमने बढ़ाया। का पानी उसका एक स्टैंडर्ड अलग है। अगर पीने के पानी जो नेचर ने दिया है, चाहे बारिश के माध्यम से या ग्लेशियर्स के माध्यम से, उसको हम गंदे पानी के साथ मिक्स ना होने दें। ये एक वाटर मैनेजमेंट में सबसे बड़ी बात है। ये केवल पूरे देश में अभी आज के दिन ये कहीं नहीं हो रहा है। ये माननीय मुख्यमंत्री जी ने भी जब मेरी उनसे भेंट हुई, आपने भी बताया कि ये करने की आवश्यकता है और शायद आपके नेतृत्व में हरियाणा में ये पहली बार ऐसा
सीएम मनोहर लाल ने शुक्रवार को पंचकुला के सेक्टर 9 में छोटे व्यापारी रेडी बाजार पुनर्वास योजना का शुभारंभ किया है और मुख्यमंत्री ने अंत्योदय मार्केट का शिलान्यास भी किया और हवन में पूर्ण आहुति दी और इस दौरान उन्होंने 8 लोगों को पोजीशन लेटर बांटे। हरियाणा शहरी विकास प्राधिकरण का ब्रोशर भी जारी किया गया और इसके बाद सीएम ने अपने संबोधन में यह घोषणा की है कि भविष्य में किसी भी छोटे व्यापारी को ऐसी दिक्कतों का सामना नहीं करना पड़ेगा और इसके लिए गुरुग्राम, फरीदाबाद सहित राज्य के सभी रेडी मार्केट को पक्के बूथ बनाकर अलॉट किए जाने, साथ ही साथ पंचकुला के सेक्टर 7, 11 और 17 में भी रेडी मार्केट के पक्के बूथ बनाकर उनको दिए जाएंगे। हर किसी का सहयोग करने का जो हमारा योजना है, हमारी खास करके गरीब परिवारों की, इसी के अंतर्गत ये योजना बनाई गई है। और ये योजना केवल सेक्टर 9 की नहीं, तो बल्कि 3 सेक्टर और हैं जहां ऐसी रेडी मार्केट्स है। सेक्टर 7 है, 11 है और 17 है पंचकुला में। तो इन सब की योजना तो साथ बनी गई है। ऐसी रेडी मार्केट्स गुरुग्राम में भी हैं, फरीदाबाद में भी हैं और भी हो सकता है किसी शहर में होंगी। आज से जहां जहां ये एचएसवीपी ने अपनी रेडी मार्केट इस प्रकार की दी हुई है लीज पर, ऐसे सब के लिए योजना लागू कर दी हमने कि वहां का जो भी रेट है उसमें 25% की रियायत देकर के, हां, जिसने कोई पर्ची कटाई हुई होगी वो, या पर्ची बदल भी दी होगी तो भी जिसके पास आगे पर्ची होगी वो, किसी ने कब्जा किया हुआ होगा तो उसको नहीं है। कई लोग जोर से जाके कब्जा कर लेते हैं, है ना, ऐसा उनको नहीं मिलेगी छूट। इसलिए इस सारे काम को हमने किया है और अब यहां के बूथ तो आप अपने हिसाब से बना लेंगे और जहां इंफ्रास्ट्रक्चर है, बिजली है, पानी है, उसकी लाइनें खींचनी है, कनेक्शन सबका अपना अपना लगेगा, मीटर लगेगा, पाथ बनाने पड़ेंगे, फुटपाथ, उस पर भी 50 लाख रुपया अलग से सैंक्शन कर दिया है। वो एचएसवीपी ही बनाएंगे, उसको आपको नहीं। तो वहीं पर चंडीगढ़ के अंदर राजनीति और मनोरंजन समेत अपने अपने क्षेत्रों में काम करने वाले कई लोगों ने भारतीय जनता पार्टी का दामन थाम लिया है और सीएम मनोहर लाल ने सभी को भारतीय जनता पार्टी की सदस्यता भी दिलाई। इसी दौरान भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष ओपी धनखड़ और शिक्षा मंत्री कंवरपाल गुर्जर भी वहां पर मौजूद रहे। कांग्रेस अध्यक्ष पद के चुनाव को लेकर उम्मीदवारों की तस्वीर अब साफ हो चुकी है। शशि थरूर, मल्लिकार्जुन खड़गे और के.एन. त्रिपाठी के बीच त्रिकोणीय मुकाबला। चुनाव में मल्लिकार्जुन खड़गे सबसे मजबूत उम्मीदवार माने जा रहे हैं और G23 समूह के 30 नेता यानी कि कांग्रेस के जो 30 नेता हैं वो भी उनके समर्थन में दिखाई दिए। किस तरह से नामांकन हुआ और किसके साथ कौन नेता दिखाई दिया, इस खास रिपोर्ट से समझें। कांग्रेस पार्टी में अध्यक्ष पद के चुनाव को लेकर अब सरगर्मी तेज हो गई है, जिसको लेकर शुक्रवार को 3 नामांकन भरे गए। पहला नामांकन शशि थरूर और दूसरा नामांकन झारखंड के कांग्रेस के लीडर के.एन. त्रिपाठी और तीसरा नॉमिनेशन मल्लिकार्जुन खड़गे ने किया। इसके साथ ही तय हो गया कि अगला अध्यक्ष गैर गांधी परिवार से ही होगा। थरूर और त्रिपाठी के प्रस्तावों को इक्का दुक्का लीडर ही नजर आए, लेकिन गांधी फैमिली की चॉइस बताए जा रहे मल्लिकार्जुन खड़गे के प्रस्तावों की लिस्ट में 30 बड़े नेताओं के नाम शामिल हुए, जिनमें G23 के बड़े चेहरे आनंद शर्मा और मनीष तिवारी भी शामिल हुए। खड़गे के साथ नेताओं का हुजूम की तस्वीर ये साफ कर रही थी कि नॉमिनेशन ही आखिर नतीजा होगा। हाईकमान और टॉप लीडरशिप के सपोर्ट से खड़गे का अध्यक्ष बनना तय माना जा रहा है। अगर ऐसा होता है तो खड़गे बाबू जगजीवन राम के बाद दूसरे दलित अध्यक्ष बनेंगे। जगजीवन राम 1970 से 71 के बीच कांग्रेस के अध्यक्ष पद पर नियुक्त है। तो वहीं पर राज्यसभा सांसद दीपेंद्र हुड्डा भी मल्लिकार्जुन खड़गे के प्रस्तावक बने। उन्होंने कहा कि अगर मल्लिकार्जुन खड़गे अध्यक्ष बनते हैं तो ये पार्टी के लिए काफी अच्छा होगा। उन्होंने लगातार अलग अलग चयनित सदनों में के माध्यम से देश के लोगों की आवाज उठाने का काम किया है। कर्नाटक विधानसभा में बहुत लंबे समय तक वो रहे। लोकसभा में जब वो लोकसभा में हमारे
पार्टी के दल के नेता थे, उनके साथ मुझे काम करने का अवसर मिला। मैं उस समय विप था कांग्रेस पार्टी का, वो लीडर थे। अब राज्यसभा में उनके साथ मुझे काम करने का अवसर मिला। जो आदमी किसी का नाम का प्रस्तावना करता है तो वो प्रयास करता है उसको जिताने की। तो अब चुनाव है और मेरे पूरा वो है मल्लिकार्जुन, क्योंकि मल्लिकार्जुन जी एक बहुत तजुर्बेकार और वरिष्ठ कांग्रेस नेता है, कई दफा विधायक रहे हैं, कर्नाटक प्रदेश के अध्यक्ष रहे हैं, लोकसभा में रहे हैं, राज्यसभा में रहे हैं। इनके बनने से कांग्रेस मजबूत है। आपको बताते हैं कि मल्लिका अर्जुन खड़गे और शशि थरूर के प्रस्तावित आखिर कौन कौन रहे। मल्लिका अर्जुन खड़गे के साथ 30 प्रस्तावक थे, तो वहीं पर शशि थरूर के 9 प्रस्तावक बने। मल्लिका अर्जुन खड़गे के साथ प्रस्तावकों के रूप में AK एंटनी, अशोक गहलोत, अंबिका सोनी, मुकुल वासनिक, आनंद शर्मा, अभिषेक मनु सिंघवी, अजय माकन, भूपेंद्र हुड्डा, दिग्विजय सिंह, तारिक अनवर, सलमान खुर्शीद, अखिलेश प्रताप सिंह, दीपेंद्र हुड्डा, नारायण स्वामी और प्रमोद तिवारी के साथ साथ PL पुनिया, अविनाश पांडे, राजीव शुक्ला, नासिर हुसैन, मनीष तिवारी, रघुवीर सिंह मीणा, धीरज प्रसाद साहू, ताराचंद और पृथ्वीराज चौहान के साथ कमलेश्वर पटेल, मूलचंद्र मीणा, डॉक्टर गुंजन, संजय कपूर और विनीत पुनिया मल्लिका अर्जुन खड़गे के प्रस्तावक बने। तो वहीं पर शशि थरूर प्रस्तावक के रूप में कार्तिक चिदम्बरम, सलमान सूद, प्रवीण डाबर, संदीप दीक्षित, मोहम्मद जावेद, सैफुद्दीन सोल, जीके झिमोमी और लोबितो झिमोमी शशि थरूर के प्रस्तावक बने हैं। आपको बताएं, शुक्रवार को नॉमिनेशन से एक दिन पहले गुरुवार को G23 एक्टिव हो गया था। ये वही ग्रुप है जिसने पार्टी टॉप लीडरशिप में बदलाव का मुद्दा उठाया था। गुरुवार देर रात तक मीटिंग चली और उसके बाद मनीष तिवारी, अशोक गहलोत के नाम पर चर्चाएं होने लगी। ये कहा जाने लगा कि ये चुनाव लड़ सकते हैं, लेकिन शुक्रवार को जो तस्वीर निकलकर सामने आई उसमें मल्लिका अर्जुन खड़गे के नॉमिनेशन से इस ग्रुप के सब में मजबूत नेता यानी कि आनंद शर्मा और मनीष तिवारी प्रस्तावक के तौर पर मौजूद रहे। कांग्रेस के अध्यक्ष पद के नामांकन को लेकर हरियाणा के गृह मंत्री अनिल विज का एक बड़ा बयान सामने आया। उन्होंने कहा कि ये सब सिर्फ और सिर्फ दिखावा है। पहले राजस्थान में जो कुछ हुआ उसके रचयिता और कैरेक्टर गांधी परिवार के ही लोग हैं। अब ये सब लोग मिलकर एक और दिखावा कर रहे हैं, क्योंकि ये चाहते हैं कि कोई भी इस गद्दी पर न बैठे और ये जिम्मेदारी फिर से हमारे ही सिर पर आ बैठे। विज ने ये कहा है कि G23, तो वहीं पर अनिल विज ने यह भी कहा कि G23 के नेता भी चला हुआ कारतूस है। कांग्रेस की अपनी लड़ाई है और किसको बनाते हैं किसको नहीं बनाते, हमको इससे कुछ लेना देना नहीं। हमें तो इतना मालूम है कि जितना कुछ हो रहा है ये खुद नौटंकी करवा रहे हैं। चाहे इन्होंने राजस्थान का करवाया, वो जो सारा खेल था उसके रचयिता यही हैं, डायरेक्टर यही हैं, क्योंकि कुल मिला के तो वो ये चाहते हैं कि कोई भी सामने ना आए और आखिर में ये हमारे ही सिर पे जिम्मेवारी है। पॉलिटिक्स उनकी ये है, ये सिर्फ लोगों को बताने के लिए है कि जी हम तो गांधी परिवार से अलग बनाना चाहते हैं। मतलब इनके बारे में इस उम्मीद के साथ मैदान में जिसको उतार रहे थे कि बहुत अच्छी बैटिंग करेंगे, वो मैदान में आने से पहले आउट हो गए। एक अध्यक्ष के बारे में तो सबकी यही मन बना रही थी कांग्रेस पार्टी की गहलोत जी को आगे बढ़ाएंगे, लेकिन गहलोत जी आने से पहले ही आउट हो गए। अब आज नामांकन हुए हैं, किस रास्ते पर कांग्रेस जाती है, कांग्रेस के अपने आंतरिक विषय हैं, लेकिन कुल मिला के जिस प्रकार का राजस्थान का सीन, उस सीन ने कांग्रेस पार्टी की छवि को काफी धक्का पहुंचाया। अभी देखना होगा कि कांग्रेस की ये पॉलिटिक्स आखिर कहां जाकर रुकती है और आने वाले चुनाव में कांग्रेस पार्टी को कितना फायदा और कितना नुकसान हो सकता है, क्योंकि 2014 से जब कांग्रेस पार्टी के अध्यक्ष पद को लेकर चुनाव हुआ है, तब से गांधी परिवार हमेशा से ही आगे आता नजर आया है और अध्यक्ष पद के लिए भी सोनिया गांधी और राहुल गांधी का ही नाम सामने आता। लेकिन ये इस बार पहली बार हो रहा है कि गांधी परिवार जो है वो अध्यक्ष पद के चुनाव को लेकर चुनाव नहीं लड़ रहा। ब्यूरो रिपोर्ट, पॉलिटिकल डेस्क। वहीं पर अब खबर झज्जर से है, जहां पर जिला उपायुक्त कैप्टन शक्ति सिंह और पुलिस अधीक्षक वसीम अकरम ने बादली नगर पालिका के लिए 1 अक्टूबर से होने वाले जनमत संग्रह की तैयारियों को लेकर अधिकारियों को दिशा निर्देश दिए और खंड कार्यालय बादली में पोलिंग पार्टियों को संबोधित करते हुए डीसी कैप्टन शक्ति सिंह ने कहा कि सभी अधिकारी और कर्मचारी पूरी निष्पक्षता और पारदर्शिता के साथ नियमानुसार कार्य करें। इस कार्य में किसी प्रकार की कोई भी लापरवाही को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा और इसके बाद डीसी और एसपी ने नगर
पालिका तोड़ने की मांग को लेकर चलने वाले धरना स्थल पर पहुंचे और लोगों की बातों को सुनते नजर आए। उन्होंने कहा कि जनमत संग्रह में शामिल होने का आह्वान किया और ये कहा कि जनमत संग्रह में आप लोग भी शामिल होइए। की जो पंचायत में बात हुई है वो ईवीएम पे थोड़ा सा उनको शंका थी। वो चाह रहे थे कि जी हमारा जो जनमत संग्रह है वो बैलेट से करा दिया जाए, क्योंकि जनमत संग्रह है वो कागज से भी हो सकता है। तो उसके लिए निर्णय हो गया और वो उन्होंने अपना धरना वहां से अपना अनशन खत्म कर दिया है। तो उसी सिलसिले में इनका एडमिट था, इनका साथी जो था उसको आज अनशन खुलवा के। खबर कुरुक्षेत्र से है, जहां पर कुरुक्षेत्र में पुलिस ने ऑनलाइन ठगी करने वाले 2 शातिर बदमाशों को गिरफ्तार कर लिया है और ये बताया जा रहा है कि शातिर आरोपी रेहान खान और मोहम्मद शाहिद खान को गिरफ्तार किया गया। थाना प्रभारी निरीक्षक राजीव कुमार ने कहा कि वीरेंद्र सिंगल ने साइबर अपराध की शिकायत दी थी और इसी शिकायत के आधार पर साइबर अपराध थाना में मामला दर्ज करवा लिया गया। साइबर अपराध पुलिस टीम ने दोस्त बनकर ऑनलाइन ठगी करने के शातिर आरोपी रेहान खान और मोहम्मद शाहिद खान को भी गिरफ्तार कर लिया है और इस पूरे मामले को लेकर आरोपियों से पूछताछ भी की जा रही है। वीरेंद्र सिंगल नाम के व्यक्ति हैं, रेलवे रोड कुरुक्षेत्र के रहने वाले हैं। उनके साथ 1.5 लाख रुपए की धोखाधड़ी हुई थी, जो उन्होंने कंप्लेंट मूव करी तो साइबर थाना कुरुक्षेत्र में मुकदमा दर्ज किया गया और फिर एसपी साहब और एसपी साहब के मार्गदर्शन में चलते हुए हमने 2 आरोपी जिनके नाम हैं मोहम्मद शहीद खान और रेहान खान को गिरफ्तार किया। पानीपत के काबड़ी गांव के एक हनुमान सभा में साथी सेवक की हत्या करने का एक मामला निकलकर सामने आ रहा है, जहां पर मोबाइल चोरी होने के शक में एक युवक को मंदिर में ही पेड़ से बांधकर पीट कर उसको मार दिया गया। जब इसने दम तोड़ दिया तो इसके बाद इस शव को खुर्द-बुर्द करने की भी मंशा की गई और लोगों ने वहां से कुछ दूर ले जाकर पेड़ पर उसको लटका दिया और सूचना मिलते ही परिजन वहां मौके पर पहुंचते नजर आए। उन्होंने ये देखा कि कुलदीप का शव जो है वो छत विचित्र हालत में पड़ा हुआ है और उसके गले में रस्सियां डाली हुई हैं। फिलहाल पुलिस ने मृतक के पिता के शिकायत के आधार पर आरोपियों के खिलाफ धाराओं के तहत मामले को दर्ज कर लिया है और शव को पोस्टमार्टम करवा परिजनों को सौंप दिया है। तो मामला ये था, ये लड़का हनुमान सभा में जाता था और उसके बाद 20 तारीख के बाद ये लड़का घर पे एक दिन 20 तारीख को घर पे आया था। उसके बाद इसका पता नहीं लगा था और घर वालों की तरफ से कोई रिपोर्ट या गुमशुदगी दर्ज नहीं करवाई गई थी। कल इसकी डेड बॉडी कावड़ी के अंदर कचेड़ी वाले पीर के पास मिली थी, पेड़ के नीचे, और इसके गले में फंदा था। जो भी पोस्टमार्टम के लिए हमने कल डेड बॉडी को रखवाया था, आज पोस्टमार्टम के बाद जो कार्रवाई होगी वो बता दी जाएगी। पर्चा दर्ज कर लिया गया हमारी तरफ से। बोले अब हमारे को फोन फान तुम्हारा लड़का उठा लिया है, मैं कभी लाया हुआ तो दे देंगे, अभी बता देगा मेरा बिजली वाला लड़का। तो उसने बोले अभी मारना पीटना मत उसको, और भाई जो मिल जाएगा तुम्हारे को दिया जाएगा, उससे पूछ लेंगे हम। बोले अभी ठीक है, वो चले गए। तो हमारे को जी 26 तारीख को पता लगा है, किसी पड़ोस के लड़के ने बताया हमारे को कि तुम्हारा लड़का बांध। बहादुरगढ़ में अकेली रह रही एक महिला के साथ रेप की कोशिश का मामला निकलकर सामने आया है और ये बताया जा रहा है कि विरोध करने पर आरोपी ने महिला पर हमला भी कर दिया। जब महिला ने शोर मचाया तो आरोपी मौके से फरार हो गया और पीड़िता उत्तर प्रदेश के इलाहाबाद से 2 दिन पहले ही बहादुरगढ़ रहने के लिए आई थी, जब वो अपने किराए के कमरे पर सो रही थी और उसी दौरान पड़ोसी युवक के नशे की हालत में उसके कमरे में घुस आया और महिला से दुष्कर्म करने की कोशिश की गई। शिकायत के बाद पुलिस मौके पर पहुंची, लेकिन पीड़िता के बयान को दर्ज नहीं किया गया है और इसको लेकर पीड़ित परिवार ने पुलिस को लेकर भी कार्यप्रणाली पर सवालिया निशान खड़े कर दिए हैं। लड़का मेरा गेट खोल कर आया और मेरा मुंह पकड़कर मारने लगा। जब मैं उसको अपने कमरे से जाने के लिए कही तो मेरे को मारना पीटना शुरू कर दिया। मेरा तो है मेरे को बर्बाद कर दिया और उसके बाद अपने बचाव में उसको मैं मारी भी हूँ, बेलन से मारी हूँ। इसके बाद वो भागा है तो मैं अपना अंदर से फिर गेट भी लगा ली तो मेरे को फिर कुंडी लगा दिए बाहर से।
नंबर पे जब ये मेरे को फोन की तो मैं वहाँ पर गई, सारे मोहल्ले वहाँ से देखी तो मैं उसके गेट में ताला मार दी। उसके गेट में ताला मार के फिर उसके बाद मैंने क्या किया, 100 नंबर पे फोन की। 100 नंबर पे फोन की तो पुलिस तो आए, लेकिन बोले कि हम कुछ नहीं करेंगे थाने। खबर मेवात से है, जहां पर मेवात पुलिस ने आरोपी जैकम की अवैध कमाई से बनाए गए मकान को ध्वस्त कर दिया है और आरोपी साल 2012 से अभी तक चोरी, डकैती और दूसरी अन्य वारदातों को अंजाम दे चुका है। कार्रवाई के दौरान मौके पर प्रशासनिक अधिकारी और भारी पुलिस बल वहां तैनात रहा और इसकी देखरेख में तोड़फोड़ की सारी कार्रवाई जो है होती नजर आई। डीएसपी फिरोजपुर झिरका सतीश कुमार ने बताया है कि जिला पुलिस लगातार संगीन अपराधों में लिप्त अपराधी और नशा तस्करों के खिलाफ कार्रवाई कर रही है। ये ग्राम पंचायत महू है और इसमें कुछ लोगों ने अवैध कब्जा किया हुआ था। उस अवैध कब्जे को पुलिस प्रशासन सहायता से हटवाया गया है और ये 0 नंबर 136 का वो है और पंचायत की जमीन है, गैर मुमकिन पहाड़ है, उस पर से कब्जा हटवाया गया है। कितनी जमीन? ये जमीन तो बहुत है, लेकिन ये इसके ऊपर से नोटिस आए थे इस बंदे के, क्योंकि इसका रिकॉर्ड क्रिमिनल है। साहब की तरफ से एक आदेश आया था इलीगल एनक्रोचमेंट को हटाने के लिए और हमें पुलिस हेल्प देने के लिए आदेश हुए थे एसपी साहब की तरफ से। तो आज वो सिविल प्रशासन की कोई कार्रवाई थी जो इलीगल एनक्रोचमेंट को हटाने के लिए, तो आज सिविल प्रशासन की सहायता के लिए हम उनके साथ आए थे। तो अभी ये आपने देखा कि इलीगल प्रॉपर्टी थी, इसको रिमूव किया गया। सर क्या नाम था जिसकी प्रॉपर्टी? जैकम नाम का कोई आदमी है, उसकी तो वहीं पर बहादुरगढ़ की सड़कों की बदहाल स्थिति जो है वो लगातार बढ़ती जा रही है और शहर के अंदर और बाहर से गुजरने वाली तमाम सड़कें पूरी तरह से टूट चुकी हैं, जिसकी वजह से रोजाना हादसों का डर बना रहता है। लेकिन प्रशासनिक अधिकारी अपनी आंखें मूंद कर बैठे हुए। शहर की लगभग सभी सड़कें गहरे गड्ढे में तब्दील हो चुकी हैं और बहादुरगढ़ झज्जर रोड, सेक्टर 7 रोड और सब्जी मंडी के साथ वाली सड़क पूरी तरह से टूट चुकी है। इतना ही नहीं, बाईपास की सर्विस लेन तो बरसात की वजह से पूरी तरह से बह चुकी है, जिसकी वजह से लोगों को काफी ज्यादा दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा। लेकिन इनकी सड़कों की मेंटेनेंस के लिए किसी भी तरह का प्रशासनिक और नगर निगम का कोई भी ध्यान नहीं जा रहा। समाधान के लिए मैं आपकी जानकारी के लिए बताऊं, मैंने कल ही इसका चार्ज लिया है और आज ही इनकी संबंधित विभागों की सभी की, चाहे वो नेशनल हाईवे हो, मार्केटिंग बोर्ड हो, पीडब्ल्यूडी हो, म्युनिसिपल काउंसिल हो, इन सब की आज शाम को ही मीटिंग बुलाई गई है। अब तक जो मौसम था वो भी, अब बरसात का सीजन था तो उसके अंदर जो प्रॉपर मेंटेनेंस या रिपेयर वाला सीन है वो इस मौसम में इतना संभव नहीं होता। टेम्परेरी अरेंजमेंट तो किए जा सकते हैं इस दौरान। बहुत बुरा हाल है जी सड़कों का, सड़कें तो है ही नहीं, गड्ढों में सड़कें हैं इस टाइम। तो चाहे वो शहर हो, चाहे वो बाईपास हो, चाहे हमारा कोई भी रोड हो बहादुरगढ़ का, बाईपास पर चढ़ने के लिए कोई फ्लाईओवर के साथ जो सड़क होती है कोई भी साबुत नहीं है। गाड़ियां यहाँ से वापसी अभी रिटर्न होके गई हैं। मैं खुद आया था, वहां रोहतक जाना था मेरे को और मैं यहाँ से रिटर्न हो रहा हूँ। बहादुरगढ़ की आप बदहाल तस्वीर देख रहे हैं, जहां पर शहर और गांव जो है वो पूरी तरह से टूटते हुए नजर आ रहे हैं। बारिश में भी लोगों को काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ा है और समय बड़ी मुसीबत वाहन चालकों की बनी हुई है। दरअसल वो समझ नहीं पा रहे कि सड़क पर चल रहे हैं या गड्ढों में चल रहे हैं, क्योंकि तस्वीरें आप देखिए किस तरह से बचते हुए जो वाहन चालक हैं वो दिखाई दे रहे हैं और अगर जरा सी भी इसमें चूक होती है तो उनका एक काफी नुकसान होता हुआ भी नजर आ सकता है और इसको लेकर ना तो अधिकारी सुनने को तैयार हैं और ना ही नगर निगम के लोग जो है वो सुनने को लेकर राजी हो रहे हैं। बारिश की वजह से बदहाली और ज्यादा बढ़ गई है और वाहन चालकों को एक परेशानी हो रही है। गांव शहर की सड़कें भी बदहाल हो चुकी हैं और बारिश में वहीं बाईपास सर्विस लेन की स्थिति आप अपनी तस्वीरों में देखिए किस तरह से ये जो सर्विस लेन है ये भी पूरी तरह से टूटती हुई नजर आ रही। स्थानीय लोगों का साफ तौर पर कहना है कि हमें समझ में ये नहीं आता कि किस तरह से जो सड़कें हैं उनको दुरुस्त करवाया जाए और किस तरह से जो प्रशासन है उसको सूचित किया जाए, क्योंकि सूचित करने के बावजूद भी प्रशासन कोई भी कार्रवाई और कोई भी इसको लेकर समाधान करता नजर नहीं आ रहा।
ये बहादुरगढ़ की तस्वीर आप अपने टीवी स्क्रीन पर देख रहे हैं। देखिए किस तरह से सावधानी के साथ दरअसल कारें जो है वो निकलती हुई नजर आ रही हैं। उनको भी ये पता है कि अगर जरा से भी हमने स्पीड यहां पर बढ़ाई तो कुछ भी होने की जो घटना है वो घटित हो सकती है। और इसको लेकर स्थानीय लोग ये कहते हुए नजर आ रहे हैं कि हमने कार्रवाई को लेकर प्रशासन और जो नगर निगम है उनको सूचित करवा दिया, लेकिन उनके ऊपर भी कोई भी खास असर पड़ता हुआ नजर नहीं आ रहा। किस तरह से जो बाइक सवार है वो अपनी बाइक को वहां से निकलता हुआ नजर आ रहा है। दरअसल 1-1 फीट तक जो है साइड से गड्ढे होते हुए नजर आ रहे हैं, जिससे लोगों की परेशानियां जो है वो बढ़ती हुई नजर आ रही है। और उसको लेकर यह प्रयास किया जा रहा है कि जो प्रशासन है वो इस बात को लेकर आगे आए और जो सड़कें हैं उनकी मरम्मत की जाए ताकि लोगों को दिक्कत ना हो। कुछ कारें तो ऐसी भी हैं कि वहां से यू टर्न लेकर दूसरा रास्ता इख्तियार करती हुई नजर आ रही है। दरअसल ये तस्वीर बहादुरगढ़ के सेक्टर 7 की है, जहां पर एक बड़े पैमाने पर लोगों को परेशानी सामना करना पड़ रहा है और लोगों की जान का खतरा भी यहां पर बना हुआ है। ये बहादुरगढ़ की आप तस्वीरें देख रहे हैं, जहां पर शहर गांव की तमाम जो सड़कें हैं वो बदहाल हो चुकी हैं। और बदहाल इसलिए हो गई हैं क्योंकि बारिश जो है वो एक बड़े पैमाने पर होती नजर आई, जिसको लेकर सूचित भी किया गया, लेकिन सूचित करने के बावजूद भी उसको लेकर कोई भी प्रशासन और जो अधिकारी हैं वो कार्रवाई करते हुए नजर नहीं आए। और ये आपको तस्वीर बाईपास सर्विस लेन की दिखा रहे हैं, जहां पर बदहाली का आलम दरअसल ये है कि लोग इतने ज्यादा परेशान हैं कि किस तरह से निकलें और लोगों को किस तरह से बताएं कि इस रोड से न जाएं, क्योंकि सड़कें जो हैं वो काफी बदहाल हैं। तो वहीं पर हरियाणा में पहली बार भव्य तरीके से प्रदेश स्तरीय महाराजा अग्रसेन की जयंती मनाई जा रही है और वहीं पर गुरुग्राम में अग्रसामन का आयोजन भी होने जा रहा है। आपको बता दें कि इस कार्यक्रम में भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष ओपी धनखड़ और विधानसभा के स्पीकर ज्ञानचंद्र गुप्ता सहित 43 हस्तियां शामिल हो रही हैं और यह कार्यक्रम 1 अक्टूबर को होगा, जिसमें क्रांतिकारी वीरों की प्रदर्शनी भी लगाई जाएगी। गुरुग्राम के ताऊ देवीलाल स्टेडियम में अग्र समागम 2022 का आयोजन हो रहा है और जरा देखिए तस्वीर। आज फाइनल सारी व्यवस्थाएं हो रही हैं और तमाम करीब माना जा रहा है कि 10,000 से ज्यादा जो लोग हैं वो इस समागम में शामिल होंगे। और तमाम तस्वीरें देख सकते हैं आप, ये सारी तस्वीरें व्यवस्थाओं की हैं और सारी व्यवस्थाएं की गई है। वाटरप्रूफ पंडाल से लेकर ये स्टेज भी देख सकते हैं और स्टेज अग्र समागम 2022 है। निश्चित तौर पे क्या कुछ रहने वाला है और आइए हम जानते हैं, पूछते हैं। हमारे साथ डीपी गोयल जी हैं। और डीपी गोयल जी, क्या इस प्रोग्राम का कंसेप्ट है और किस तरह से होना है? मुझे बताते हुए बहुत ही हर्ष हो रहा है कि हमारा पूरा अग्र समाज मिलके एक अग्र समागम का आयोजन करने जा रहे हैं। हम हमेशा नवरात्रों में महाराजा अग्रसेन जी, मैं कहूँ भगवान अग्रसेन जी की जयंती कार्यक्रम करते आए हैं, दशकों से करते आए हैं। और एक हमारा दिली इच्छा थी कि एक ऐसा आयोजन हो जिसमें गुरुग्राम, पूरा गुरुग्राम का अग्र समाज मिलके 10,000 हाथ एक साथ महाराजा अग्रसेन की जयंती की जय बोले। उनके दिखाए हुए आदर्श हमारे लिए मार्गदर्शन का काम करते हैं और वही जो उनके संकल्प थे, जो उनका कार्य करने की शैली थी, समाज को आगे बढ़ाने का जो उनका एक कार्यशैली थी, तो उसको घर घर तक पहुंचाने का जो हमारा एक प्रोग्राम के माध्यम से हमारा ये आयोजन होने जा रहा है। और हम पूरे जो भी हमारी कमेटी, आयोजन समिति, इसमें दिल और जान से लगी हुई है। गोयल साहब, माना जा रहा है कि इस बार का जो आयोजन है इसमें तमाम समाज के लोगों को बुलाया गया है, तमाम पार्टी के नेताओं को बुलाया गया है। ऑब्वियसली जो हमारे नेतागण हैं वो जो भी विशिष्ट अतिथि हैं वो भी हमारे अग्र समाज से ही आते हैं, लेकिन मुख्य अतिथि हमारे जो हैं वो माननीय ओम प्रकाश धनखड़ जी को हमने बुलाया है। तो यही हमारा ये कार्यक्रम का रूपरेखा है। कहा यह भी जा रहा है कि पहली बार इस तरह का आयोजन, हम ये कहें कि पूरे हरियाणा, वैसे तो हरियाणा अग्रोहा धाम सबको पता है, लेकिन ये गुरुग्राम में इतना बड़ा आयोजन। हाँ, पिछले यदि हम 20, 25, 30 सालों को देखते हैं तो शायद इस तरह का आयोजन पहली बार ही हो रहा है। क्रांतिवीरों की भी प्रदर्शनी लगाई जा रही है, वो क्या खास होने वाला है? इस बार हमें ऐसा कुछ अलग से कुछ ऐसा कार्यक्रम में कुछ थीम बनानी थी कार्यक्रम की, को और आयोजनों से थोड़ा हटके हो। निश्चित तौर पर देखिए, अमूमन व्यापारियों का डंका
बजता है बाजारों में और सामाजिक कार्यों में, लेकिन पहली बार इस तरह से इतना बड़ा एक आयोजन और समागम होने जा रहा है जो कहीं ना कहीं सभी बिरादरी के लोगों को बुलाना, दिखाना और खासकर अग्रसेन जयंती के माध्यम से, महाराजा अग्रसेन के माध्यम से उनके कार्यों पे चलना, उनके पद चिन्हों पे चलना और उनकी सारी इस समाज के बलिदानों को लोगों तक दिखाना, यह मुख्य लक्ष्य है और कल इसका आयोजन होने जा रहा है। सुशील सिंह, हर खबर, गुरुग्राम। चलिए फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। नमस्कार।